नमस्कार दोस्तों, का से कहानी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गाय दी मोपांसा की एक और बेहतरीन रहस्य रोमांचक सस्पेंस साइको थ्रिलर कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का अंग्रेजी में शीर्षक है द डायरी ऑफ अ मैडमैन और हिंदी में इसका शीर्षक है एक पागल की डायरी। दोस्तों, अक्सर हमारे आसपास जो लोग होते हैं, कई बार यह पता करना कितना मुश्किल होता है कि उनमें से कोई विपरीत मानसिकता का है, और शक तो दूर, हम उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं पाते हैं। अक्सर ज़्यादातर अपराध में हमारे आसपास या जान पहचान के लोगों का ही हाथ होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी कुछ यूँ है दोस्तों। एक जज हैं जिनकी 82 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। हर कोई उनका सम्मान करता था और उनके बारे में मशहूर था कि वह न्याय देने में कभी कोई कोताही नहीं बरतते। देहांत के बाद उनके घर के दराज से एक डायरी मिलती है। तो क्या है उस डायरी में? नहीं, मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी। अगर मैंने आप सबको इसमें सब कुछ बता दिया तो जो रहस्य है वो खुल जाएगा। तो रहस्य को बरकरार रहने देते हैं। सस्पेंस बने रहे, इसके लिए अच्छा है कि मेरे साथ आप बने रहिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। तो सुनते हैं कहानी। वह दुनिया से जा चुका था। हाई ट्रिब्यूनल का मुखिया, एक ईमानदार जज जिसके बेदाग जीवन की मिसाल फ्रांस की सारी अदालतों में दी जाती थी, जिसके बड़े से मुरझाए चेहरे को दो चमकती और गहरी आंखें सजीव बनाती थी। उसके सामने पढ़ने पर एडवोकेट, युवा वकील और जज सब उसका अभिवादन करते और उसके सम्मान में सिर झुकाते। वह सारा जीवन कमज़ोरों की रक्षा और अपराधों की पड़ताल में गुजार चुका था। बेईमानों और हत्यारों का उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं था। ऐसा लगता था कि वह उनके दिमाग में हर चलती बात पढ़ लेता है। अब 82 साल की उम्र में उसकी मौत हो चुकी थी। बड़ी संख्या में लोग इस पर दुख जता रहे थे और उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। लाल पतलून पहने सैनिकों ने उसे कब्र तक पहुंचाया। टाई पहने आदमियों ने उसकी समाधि पर असली लगने वाले आंसू बहाए। लेकिन अब एक अधिकारी को उस दराज में एक अजीब सा कागज़ मिला है, जहां वह बड़े बड़े अपराधियों के रिकॉर्ड्स रखता था। इसका शीर्षक है क्यों। 20 जून 1851। मैं अभी अभी अदालत से बाहर आया हूँ। मैंने ब्लांडे को मृत्युदंड दिया है। इस आदमी ने अपने 5 बच्चों की हत्या क्यों की? अक्सर ऐसे लोगों से मिलना होता रहता है जिन्हें हत्या करके आनंद मिलता है। हाँ, यह आनंद ही होना चाहिए, बल्कि शायद सबसे बड़ा आनंद। क्या मिटाना बनाने का अगला चरण नहीं है? बनाना और मिटाना, ये 2 शब्द ब्रह्मांड और दुनिया का पूरा इतिहास सिमेटे हुए हैं। सारा का सारा इतिहास। तो हत्या करना नशे जैसा क्यों ना हो? 25 जून। यह सोचना कि जीव वह है जो जीता है, चलता फिरता है, दौड़ता है। एक जीव। जीव क्या है? जीवन से भरी एक चीज़ जिसमें गति का नियम है और जो इस गति के नियम से संचालित होती है। यह जीवन का एक कण है जो संसार में विचरण करता है, और यह जीवन का कण मुझे नहीं मालूम कहाँ से आता है। इसे कोई जब चाहे जैसे चाहे नष्ट कर सकता है। तब कुछ भी बाकी नहीं बचता। यह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे भी संहार की उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती जो हमारे भीतर बसती है। जानवरों को मारना काफ़ी नहीं, हमें आदमी को भी मारना है। बहुत पहले नरबली के द्वारा इस इच्छा की पूर्ति हुआ करती थी। अब सभ्य समाज में रहने की आवश्यकता ने हत्या को अपराध का दर्जा दे दिया है।
हम हत्यारे को सजा देते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन हम इस सहज प्रवृत्ति के हिसाब से आचरण किए बिना नहीं रह सकते। इसीलिए हम समय समय पर इसे युद्धों के द्वारा संतुष्ट करते रहते हैं। तब एक देश दूसरे देश की हत्या करता है। खून की होली होती है जो सैनिकों को पागल बना देती है और लोगों, महिलाओं और बच्चों को मदहोश। इस कत्लेआम की कहानियाँ लैंप की रोशनी में बड़े उत्साह के साथ पढ़ते हैं। कोई भी सोच सकता है कि इस बर्बरता को अंजाम देने वालों की भर्त्सना होगी? नहीं, उन्हें हम जयमाला पहनाते हैं, वे सोने से मढ़े जाते हैं, उनके सिर पर चमकदार कलगी और सीने पर तमके सजते हैं, उन्हें क्रॉस, इनाम और पदवी से नवाजा जाता है। महिलाएं उन पर गर्व करती हैं, उनका सम्मान करती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, भीड़ उनकी जय जयकार करती हैं, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका मकसद आदमी का खून बहाना है। जब वे अपने हथियार लेकर चलते हैं तो राहगीर उन्हें ईर्ष्या से देखते हैं। मारना कुदरत का महान नियम है जो हमारे अस्तित्व के केंद्र में है। हत्या से बढ़कर सुंदर और सम्मान योग्य और कुछ भी नहीं। 30 जून नष्ट करना विधान है, क्योंकि प्रकृति सतत यौवन चाहती है। अपनी सभी अचेतन प्रक्रियाओं में वह जैसे पुकारती है, जल्दी जल्दी जल्दी। जितना वह नष्ट करती है उतना ही वह नूतन होती जाती है। नूतन यानी कि नई होती जाती है। 3 जुलाई यह अवश्य ही आनंददायक होगा, अनोखा और स्फूर्तिदायक। मारना जिंदगी से भरे सब कुछ महसूस करने वाले एक प्राणी को सामने रखकर उसमें एक छेद करना, कुछ और नहीं, बस एक छोटा सा सुराग और एक पतली लाल धार जिसे खून कहते हैं, और जो जीवन है उसे बहते देखना और फिर देखना कि सामने केवल मांस का एक लोथड़ा, ठंडा विचार शून्य ढेर है। 5 अगस्त मैं जिसने फैसले देते और न्याय करते अपना जीवन बिता दिया, मैं जिसने शब्दों से उनकी हत्या की जिन्होंने चाकू से ये काम किया था, और उन्हें गिलोटिन हत्या के लिए इस्तेमाल होने वाला एक उपकरण जिसमें अपराधी का सिर ऊपर से गिरते हुए आरे से कटता है पर चढ़वाया। अगर मैं वैसा ही करूं जो वे हत्यारे करते हैं तो किसे पता चलेगा? 10 अगस्त कभी भी किसे पता चलेगा? कौन मुझ पर शक करेगा? खासकर जब मैं एक ऐसा जीव चुनूं जिससे मेरा कोई मतलब ना हो। मेरे हाथ हत्या करने के लिए कांप रहे हैं। 15 अगस्त मुझ पर यह लालच सवार हो गया है। ऐसे लगता है जैसे ये मेरे अस्तित्व में व्याप्त हो गया है। मेरे हाथ हत्या करने के लिए कांप रहे हैं। 15 अगस्त मैं और नहीं रुक सका। शुरुआत में प्रयोग के तौर पर मैंने एक छोटा सा जीव मारा। मेरे नौकर जीन के पास एक गोल्ड फिंच चिड़िया थी जो ऑफिस की खिड़की से लटके एक पिंजरे में रखी थी। मैंने जीन को काम से बाहर भेजा। मैंने उस नन्ही सी चिड़िया को हाथ में ले लिया, उसके दिल की धड़कन, उसकी गर्मी महसूस की। मैं उसे अपने कमरे में ले गया और रुक रुक कर उस परिंदे पर हाथ का दबाव बढ़ाता गया। उसकी धड़कन तेज होती गई। यह क्रूर था पर मुझे मज़ा आ रहा था। मैं उसका दम घोटने ही वाला था कि मैंने सोचा, खून तो दिखा ही नहीं। तब मैंने एक कैंची ली, नाखून काटने वाली एक छोटी सी कैंची, और फिर मैंने आराम से उसके गले पर 3 चीरे मार दिए। उसने अपनी चोंच खोली। वह निकल भागने को छटपटाई, पर मैंने उसे पकड़े रखा। ओह, मैं उसे पकड़े हुआ था। मैं एक पागल कुत्ते को भी पकड़ कर रख सकता था। और मैंने खून की धार देखी। फिर मैंने वही किया जो असली कातिल करते हैं। मैंने कैंची धोई, अपने हाथ साफ किए, पानी छिड़का और लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बगीचे में ले गया। मैंने उसे स्ट्रॉबेरी के झाड़ के नीचे दबा दिया। यह कभी नहीं खोजा जा सकेगा। मैं रोज़ उस पेड़ की स्ट्रॉबेरी खाऊंगा। जब आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे वह आनंद ले सकते हैं। नौकर रोया। उसने सोचा कि चिड़िया उड़ गई। वह मुझ पर शक कैसे कर सकता था। आह आह। 25 अगस्त
अब मुझे एक आदमी को मारना है, मारना ही है। 30 अगस्त, मैंने ये काम कर दिया, लेकिन यह कितनी छोटी सी बात थी। मैं वेरनेस के जंगल में सैर पर गया था। मेरे मन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं। फिर मैंने सड़क पर एक बच्चे को देखा, एक छोटा सा बच्चा जो मक्खन के साथ ब्रेड खा रहा था। मुझे गुजरते देखकर वह रुका और उसने कहा, नमस्ते मिस्टर प्रेसिडेंट। और मेरे दिमाग में कौंधा, क्या इसे मार दूं? मैं जवाब देता हूँ, बेटा अकेले हो? जी। जंगल में अकेले? जी। उसे मारने की इच्छा नशे की तरह मुझ पर हावी होने लगी थी। मैं आराम से उसके करीब पहुंचा और अचानक मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। डर से भरी उसकी आंखों से उसने मुझे देखा। क्या आंखें थी! उसने अपने नन्हे हाथों से मेरी कलाई पकड़ ली और उसका शरीर आग के ऊपर रखे पंखे की तरह मुरझाने लगा और फिर उसके शरीर की हलचल बंद हो गई। मैंने लाश एक गड्ढे में फेंक दी, उसके ऊपर कुछ झाड़ियाँ डाल दी। घर लौटकर मैंने डट कर खाना खाया। कितना सरल काम था यह। शाम को मैं काफ़ी खुश, हल्का और तरोताज़ा महसूस कर रहा था। वह शाम मैंने साथियों के साथ गुजारी। उन लोगों को मैं काफ़ी मजाकिया मूड में नज़र आया, लेकिन मैंने खून नहीं देखा था। 31 अगस्त, लाश मिल गई। वे हत्यारे की खोज में हैं। 1 सितंबर, 2 भिखारी गिरफ्तार हो गए, सबूत नहीं है। 2 सितंबर, माफ़ करना 3 सितंबर, उसके माता पिता मेरे पास आए थे। वे रो रहे थे। 6 अक्टूबर, अब तक कुछ पता नहीं चला। ज़रूर ये काम किसी उठाईगिर ने किया होगा। ओह ओह, मुझे लगता है कि मैंने खून देख लिया होता तो अब तक मैं संतुष्ट हो जाता। हत्या की इच्छा मुझ पर यूँ सवार हो गई है जैसे 20 की उम्र में आप पर कोई नशा सवार होता है। 10 अक्टूबर, एक और। मैं नहाने के बाद नदी के किनारे टहल रहा था। मैंने देखा एक पेड़ के नीचे एक मछुआरा सो रहा था। दोपहर हो चली थी। नज़दीक ही आलू के खेत के पास एक फावड़ा जैसे खास तौर पर मेरे लिए ही रखा था। मैंने उसे उठाया और वापस लौटा। मैंने फावड़े को उठाया और जोर से मछुआरे के सिर पर दे मारा। ओह! खून निकलने लगा, गुलाबी रंग का खून। यह आराम से पानी में बहता जा रहा था। मैं भारी कदमों से चला आया। मुझे किसी ने नहीं देखा था। मैं एक बढ़िया हत्यारा बन सकता था। 26 अक्टूबर, मछुआरे की हत्या पर काफ़ी हंगामा हुआ। उसका भतीजा उस दिन उसी के साथ मछली मार रहा था। मजिस्ट्रेट ने उसे ही दोषी ठहराया। शहर में सबने यह बात मान ली। 27 अक्टूबर, भतीजे की कुछ नहीं चली। उसका कहना था कि जब हत्या हुई वह ब्रेड और चीज़ खरीदने गांव गया था। उसने शपथ खाकर कहा कि उसका चाचा उसकी गैर हाजिरी में मारा गया था। कौन मानेगा। 28 अक्टूबर, भतीजे ने लगभग अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने उसे इतनी यातनाएं दी कि उसे ऐसा करना पड़ा। न्याय। 15 नवंबर, वह भतीजा जो अपने चाचा का वारिस है, उसके खिलाफ वजनदार सबूत है। सुनवाई मेरी अध्यक्षता में होगी। 25 जनवरी, मृत्युदंड। मैंने उसे मृत्युदंड दिया। एडवोकेट जनरल की बातें किसी देवदूत जैसी थी। एक और, जब उसे सज़ा मिल रही होगी तो मैं उसे वहाँ देखने जाऊँगा। 10 मार्च, काम हो गया। आज सुबह उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। वह अच्छे से मरा, बहुत अच्छे से। इससे मुझे प्रसन्नता हुई। एक आदमी का सर कटता है तो देखने में कितना मज़ा आता है। अब मैं इंतज़ार करूँगा। मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। जरा सी गलती मुझे पकड़वा सकती है। आगे और बहुत से पन्ने थे, लेकिन उनमें किसी और अपराध का जिक्र नहीं था। जिन डॉक्टरों को यह कहानी दी गई, उनका कहना है कि दुनिया में ऐसे कई पागल घूम रहे हैं
जिनके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, जो उतने ही चालाक हैं जितना यह राक्षस था और जिनसे उतना ही डरने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। ऐसी ही और मज़ेदार नई कहानियाँ लेकर मैं आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।